121 सर्वांग पोषक सूप। यूहे ने जल्दी से अर्जुन का पीछा किया जब उसने दो चेहरे के आकार के काले कछुओं को देखा जो अपने खोल पर पीठ के बल लेटे हुए थे। उनका पेट आकाश की ओर था। आज दोपहर में कुछ अच्छा खाते हैं और जो बचता है उसे रसोई घर में दे दे ताकि बाकी कर्मचारी भी इसका आनंद ले सकें, अर्जुन ने सुझाव दिया। हाँ ठीक है। यूहे ने अपने निर्देश देना समाप्त करने के बाद वह अर्जुन को यूहे धर्मशाला की सबसे ऊपरी मंजिल पर ले गई। अर्जुन खिड़की से बाहर देखता रहा, आसपास की इमारतों को निहारता रहा, इससे पहले कि उसकी नजर क्षितिज के पार दूर तक पहुंच गई और उसके हृदय में एक वीर भावना भर गई। यूहे हैरान रह गई जब उसने अर्जुन में आए बदलाव को देखा। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि अर्जुन से निकलने वाली ऊर्जा पहले की तुलना में बहुत मजबूत थी। अनिवार्य रूप से वह अपने मन में अकेलेपन की भावना महसूस किए बिना न रह सकी। अर्जुन, भविष्य के लिए तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? यूहे ने अपनी नजर हटाते हुए पूछा, उसके मन में एक खालीपन महसूस करते हुए। आज अपने अजीब व्यवहार के लिए खुद को चुपचाप डांटते हुए वह खुद भी नहीं जानती थी कि वह लगातार अर्जुन को क्यों घूर रही थी। हाँ, कुछ और वर्षों के बाद मैं दुनिया की यात्रा करने जाऊंगा। मैं अपने जीवन काल के दौरान जम्बूद्वीप की इस दुनिया के सभी सुंदर स्थानों पर अपनी एक विरासत छोड़ना चाहता हूँ। अर्जुन ने विशाल आकाश को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम अकेले जाओगे? क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? अर्जुन दंग रह गया और जब वह जवाब देने ही वाला था, यूहे उसकी हंसी में बोल पड़ी। बड़ी बहन बस तुम्हारा मजाक कर रही थी। हा, तुम एक पल के लिए डर गए थे न? चलो नीचे चलते हैं, मुझे लगता है कि कछुए का सूप लगभग तैयार हो गया होगा। बोलने के बाद यूहे ने सीढ़ियों से नीचे जाते हुए रास्ता बनाया। अपने चेहरे पर धूप जैसी मुस्कान के बावजूद उसका दिल कड़वाहट से भरा था। जब उसने अर्जुन के दंग चेहरे को देखा तो वह बोल पड़ी। कम से कम वह चाहती थी कि चीजें इसी तरह हों और एक क्रूर जवाब सुनने के बजाय एक सुंदर याद छोड़ दें। इस तरह उसे अभी भी उम्मीद थी। अर्जुन के किसी अन्य महिलाओं के साथ आने से पहले वह अभी भी खुश रहेगी। उनके नीचे जाने के कुछ क्षणों बाद एक वेट्रेस ने कछुए के सूप का एक बर्तन और 2 कटोरे लाकर रख दिए। जब स्वादिष्ट सुगंध हवा में फैली तो अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। आखिरकार यूहे की रसोई में महान रसोइये की पाक कला अर्जुन की तुलना में कई गुना बेहतर थी। सुगंध बहुत अच्छी है, ये काली मछली से कम नहीं है, यूहे ने कहा जब उसने कटोरों को सूप से भरकर एक अर्जुन को दिया। अर्जुन ने धीरे धीरे स्वाद का आनंद लिया और जब सूप उसके गले से नीचे उतरा तो उसे अनुभव करने योग्य संतुष्टि का एक अनिर्वचनीय एहसास हुआ। यह ऐसा था जैसे एक प्यास से मरने वाला आदमी अपना पहला घूंट पानी पी रहा हो। यूहे के लिए भी यही स्थिति थी। दोनों एक दूसरे की ओर देखते रहे, मुस्कान से भरे चेहरे के साथ। कौन अच्छा खाना पसंद नहीं करता, खासकर ऐसा खाना जिसमें इतना अधिक पोषण मूल्य हो और जो शरीर को पोषण दे सके। क्या होगा अगर हम इसे जनता को बेच दे तो ये बर्बादी नहीं होगी? यूहे ने अनिच्छा से भरकर कहा। पागल लड़की, हालांकि हमारे पास इसकी बहुतायत नहीं है, लेकिन फिर भी यह हमारे खाने से कहीं अधिक है। कोई बात नहीं, तुम्हें तृप्त होने तक खाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अर्जुन ने यूहे के जवाब सुनकर हंसते हुए कहा। बड़ा बनना बंद करो, तुम्हें मुझे पागल लड़की कहने की अनुमति नहीं है। यूहे ने हास्यपूर्वक जोड़ा। ये कितनी अजीब भावना थी जब उससे 10 साल छोटे एक आदमी ने उसे पागल लड़की कहकर डांटा। ही, बड़ा बनने से क्या मतलब है? मैं एक परिपक्व पुरुष हूँ। यूहे ने तुरंत इस बयान को नजरअंदाज कर दिया और अपना सूप पीना जारी रखा। कछुए के सूप का बर्तन खत्म होने के बाद उसने फिर से पूछा, इतना स्वादिष्ट सूप, हमें इसे कैसे बेचना चाहिए? यूहे ने अर्जुन को देखते हुए हैरानी से पूछा। इतना अच्छा सूप, सिर्फ एक कटोरा एक आदमी को एक रात में बिना किसी सवाल के 3 से 5 बार काम करने में सक्षम बना सकता है और शरीर पर इसका कोई अन्य दुष्प्रभाव नहीं है। अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ते हुए यूहे को गंभीरता से जवाब दिया। तुम शरारती बेवकूफ, मैं तुमसे सूप की कीमत के बारे में एक गंभीर सवाल पूछ रही हूँ और तुमने उत्तर में व्याभिचारी वाक्य दिए। यूहे ने भावशून्य रूप से मुंह बनाया। अर्जुन ने यूहे की ओर शरारती मुस्कान के साथ देखा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि यह सूप बहुत मूल्यवान है और इसका एक विशाल बाजार होगा। आखिरकार कितने पुरुष बिस्तर पर एक ड्रैगन जैसा महसूस नहीं करना चाहेंगे जो उन महिलाओं को संतुष्ट करें जिन्हें वे प्यार करते हैं। अगर तुम ऐसे बातें करते रहे तो मैं तुम्हें नजरअंदाज कर दूंगी। यूहे को नहीं पता था कि अर्जुन का सामना कैसे करे जो उसके शब्दों का फायदा उठाना पसंद करता था। ठीक है, मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा। रसोई घर से कछुए के सूप का एक विशाल बर्तन तैयार करवाओ और इसे प्रति कटोरी 10 तोला चांदी में बेचो। नाम के लिए हम इसे सर्वांग पोषक सूप कहेंगे। क्या 10 तोला चांदी बहुत महंगी नहीं होगी? महंगी? शुरू से ही हम जो चीजें बेचते हैं वे हमेशा लग्जरी वस्तुएं रही हैं। वे रईस लोग एक रात में किसी वेश्यालय में कुछ 100 से लेकर 1000 तोला चांदी खर्च कर सकते हैं। कल्पना करो अगर वे वेश्यालय में अपना रास्ता बनाने से पहले हमारा सूप पीने आएं।
मुझे लगता है कि वे इन 10 तोला चांदी को देने के लिए अधिक खुश होंगे। तुम शरारती बच्चे, मेरे पास सूप की आपूर्ति सीमित है जबकि बाहर कई अमीर लोग हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि एक बार जब वे इसे आजमाएंगे तो वे रोज यहाँ जुटेंगे। आखिरकार उनकी युवा और सुंदर पत्नियां उनके घरों में उनका इंतजार कर रही हैं, उन्हें खुशी देने के लिए। ओह मैं गलत था। अर्जुन गलती से यूहे द्वारा सोफे पर गिरा दिया गया था। वह अर्जुन को चुभा रही थी जबकि अर्जुन ने दर्द की चीख निकाली और यूहे घबराकर गलती से अर्जुन पर गिर गई। उसे न केवल यह महसूस हुआ बल्कि उसे महसूस हुआ कि उसकी शरीर रचना का एक निश्चित हिस्सा स्टील जितना कठोर बन गया है। मुझे दोष मत दो, ये सर्वांग पोषक सूप का असर है। देखो प्रभाव कितनी जल्दी होता है। अर्जुन हंसा जब यूहे घबराहट में खड़ी हुई। यूहे, अंतिम निर्णय ये था कि यूहे धर्मशाला प्रतिदिन केवल कछुए के सूप के 2 विशाल बर्तन ही बेचेगी। अर्जुन इसके बाद जल्दी से वहां से चला गया। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका जब यूहे ने छिपी हुई शिकायत से भरी आंखों से उसे देखा। जाने से पहले यूहे ने अर्जुन को 30,000 तोला चांदी का एक बैंक नोट थमाया। यह उस महीने की काली मछली की बिक्री से प्राप्त आय थी जब वह अनुपस्थित था। पहले की आय को जोड़ने पर अब उसके पास कुल लगभग 40,000 तोला चांदी थी। अब अर्जुन को लगा कि पैसा कमाना इतना कठिन नहीं था। सामान्य लोगों के लिए वे अपने पूरे जीवन में 40,000 तोला चांदी नहीं कमा पाएंगे। अमीरों के लिए 40,000 तोला चांदी मूंगफली के समान थी, जिसका उपयोग रात भर आपकी संगत के लिए एक मनमोहक एस्कॉर्ट किराए पर लेने के लिए किया जाता था। देखते हुए कि अभी दोपहर ही थी, अर्जुन ने वैनरेन वुशुआंग से मिलने का फैसला किया। मुझे आश्चर्य है कि जब उसे पता चलेगा कि मैं जनजात शियानशन क्षेत्र तक पहुंच चुका हूं तो वह कैसी प्रतिक्रिया देगी। उसने मुझसे वादा किया था कि यदि मैंने 10 वर्षों के भीतर जनजात क्षेत्र में प्रवेश किया तो वह मुझे अपना पीछा करने की अनुमति देगी। अर्जुन वुशुआंग के शब्दों को याद करते हुए मुस्कुराता रहा। नाइट फ्रेग्रेंट कोर्ट ने अर्जुन को अपने बॉस में से एक माना था। इस प्रकार अर्जुन आसानी से चौथे स्तर पर पहुंचा, उस स्थान पर पहुंचा जहां 2 सुंदर गार्ड नाइट फ्रेग्रेंस कोर्ट के शीर्ष स्तर के प्रवेश द्वार की रक्षा कर रही थीं। क्या हमें उसे रोकना चाहिए? दाईं ओर की छोटी महिला गार्ड ने बाईं ओर की भारी महिला गार्ड से पूछा। छोटी मिस ने पहले आदेश दिया है कि वह स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास कर सकता है, भारी महिला गार्ड ने बिना पलक झपकाए उत्तर दिया। लेकिन छोटी मिस शिनरान, बड़ी बहन की बात सुनो, मैं कभी गलत नहीं हूं, भारी महिला गार्ड ने आत्मविश्वास के साथ कहा जब उसने अपना सिर घुमाया और बारीक विशेषताओं वाली छोटी गार्ड को देखा। जब दोनों गार्ड एक तरफ हो गए तो अर्जुन को पता था कि वो गौ और वुशुआंग दोनों अंदर थे। जब वह मुस्कुराया और गार्डों को हल्के से सिर हिलाकर अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला। मुख्य हॉल पहले जितना ही भव्य था। अब जब गर्मी का मौसम था तो तालाब की सतह से गर्मी की चमक दिखाई दे रही थी। जहां तक गर्म झरनों का सवाल था वहां कोई नहीं था। अपने कदम रोककर उसने सुनने के लिए अपना सिर झुकाया। अर्जुन ने कृत्रिम पहाड़ के पीछे जाने का फैसला किया क्योंकि उसे वहां से कुछ हलचल सुनाई दी थी। अर्जुन के कदमों से कोई आवाज नहीं हुई क्योंकि वह उन्हें आश्चर्यचकित करना चाहता था। अर्जुन धीरे से पहुंचा और कृत्रिम पहाड़ों के पीछे प्रकट हुआ। उसके बाद एक दृश्य घटित हुआ जिसने उसे दंग कर दिया। बाहर निकलो! अर्जुन तुरंत अपनी नाक ढांपते हुए बाहर भागा। उसे भारी मात्रा में नाक से खून बह रहा था। वुरेन वु गौ और वैनरेन वुशुआंग वास्तव में एक साथ स्नान कर रही थीं। अर्जुन के मन में वह केवल उनके आदर्श नखलिस्तान शरीरों को देख सकता था। और यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु नहीं था। महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि वैनरेन वुशुआंग वास्तव में झुकी हुई थी जबकि वैनरेन वु गौ उसके सामने थी जैसा कि वह उसकी पीठ धो रही थी। वह बर्फ सफेद परिपूर्ण गोल नितंब सीधे अर्जुन की ओर था, इतनी करीबी दूरी पर। पानी का तालाब कृत्रिम पहाड़ों के ठीक पीछे था। वुशुआंग का सबसे निजी हिस्सा उसकी आंखों में घूर रहा था। नाक से खून बहने का कारण वुशुआंग की मुद्रा थी। उसके जैसी एक स्वर्गीय सुंदरता वाली ने वास्तव में इस तरह की स्थिति अपनाई। वैनरेन बहनों ने कभी नहीं सोचा था कि कोई यहाँ होगा। आखिरकार बाहर गार्ड तैनात थे और इसके अलावा वैनरेन वुशुआंग जनजात क्षेत्र में थी। अगर कोई उस पर छिपकर हमला करने की कोशिश करता तो उसे पता चल जाना चाहिए था। सोचना कि किसी ने वास्तव में सफलतापूर्वक छिपकर प्रवेश किया। न केवल ये, बल्कि उस किसी ने उन्हें इस तरह की शर्मनाक स्थिति में देखा। शुरू में वैनरेन वुशुआंग क्रोधित हुईं, लेकिन जब पता चला कि यह अर्जुन है तो वैनरेन वुशुआंग घबरा गईं और उन्होंने उसे बाहर जाने के लिए चिल्लाया। अर्जुन के भागने से पहले उसने वास्तव में वैनरेन वु गौ की परिपक्व और भव्य आकृति को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। सुंदर बहनों की एक जोड़ी। अर्जुन को लगा कि आज उसका भाग्य वास्तव में बहुत अच्छा था। अर्जुन पहले ही कल्पना करने लगा था कि कैसा होगा अगर वह वुशुआंग के पीछे खड़ा होता, उस स्थिति में उसकी पीठ धोते हुए। वह एहसास, जब उनके पैरों की आवाज सुनाई दी तो अर्जुन ने तुरंत अपनी कामुक विचारों को ताले में बंद कर दिया। शर्मिंदा होकर उसने दोनों लड़कियों को देखा।
वैनरेन बहनें पहले ही पूरी तरह से कपड़े पहने हुए थीं, लेकिन फिर भी उनके बालों से एक स्पष्ट सुगंध निकल रही थी। तुमने पहले ही मेरी बहन वू शुआंग का फायदा उठा लिया है। तुम क्यों लौटे? वैनरेन वुगो ने जल्दी से खुद को संभाला, जैसे वह फुसफुसाते हुए हंसी, मानो अर्जुन द्वारा उसके शरीर को देखने की घटना घटित ही नहीं हुई थी। अर्जुन अजीब ढंग से वहां खड़ा रहा। उसे नहीं पता था कि वैनरेन वुगो को वास्तव में पता था कि जब वह वू शुआंग के जहर का इलाज कर रहा था तब क्या हुआ था। मैं अभी दोपहर में वापस आया हूं, क्या आप दोनों ठीक हैं? उसके अभिनय के बावजूद अर्जुन अभी भी वुगो के चेहरे पर एक लाली देख सकता था। बेशक हम ठीक हैं, ही, लेकिन ऐसा कोई है जो मुझसे लगातार तुम्हारा जिक्र करती रहती है। वैनरेन वुगो हंसी जैसे वह रवाना हो गई। मैं तुम दोनों को बात करने के लिए छोड़ती हूँ। वैसे भी छोटे दोस्त, वू शुआंग का इलाज करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद की कोई बात नहीं, यह मेरा कर्तव्य था। मैं ये करके खुश हूँ। अर्जुन ने वैनरेन वू शुआंग को देखते हुए अपनी नाक रगड़ी। वुगो के जाने के बाद आपके स्पष्ट पवन फल के लिए धन्यवाद। वैनरेन वू शुआंग अपनी शर्म से कुछ हद तक उबर चुकी थी जब उन्होंने बातचीत शुरू करने का प्रयास किया। क्या आपका शरीर अभी भी ठीक है? इलाज के बाद कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया तो नहीं है? वैनरेन वू शुआंग को अर्जुन के सामने अपने शरीर के बारे में बात करना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया। मैं अब ठीक हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में एक रसायनज्ञ हो। तुम मेरे लिए और अधिक रहस्यमयी होते जा रहे हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ। कि वैसे भी मैंने तुम्हें 1 महीने के लिए नहीं देखा। मुझे लगा कि हमारे तलवार कौशल जंग लग गए होंगे। चलो, मैं तुम्हें प्रशिक्षण में साथ दूंगा, अर्जुन ने सुझाव दिया। ये कैसे संभव है? वू शुआंग के हाथ में तलवार अर्जुन के एक ही प्रहार के बाद उड़ गई। 122 जन्मजात की ऊर्जा। ये कैसे हो सकता है? एक संक्षिप्त लापरवाही के क्षण में वैनरेन वू शुआंग की तलवार अर्जुन की चाल से उड़ गई। फिर से, इस बार वैनरेन वू शुआंग 10 चालें चलने के बाद हार गई, इससे पहले कि वह फिर से अर्जुन से हार गई। तुमने सफलता प्राप्त की और जन्मजात शियानशिन स्तर तक पहुंच गए। वैनरेन वू शुआंग ने अर्जुन की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हाँ, मैंने अभी अभी छेदन किया है, अर्जुन ने जवाब दिया। वैनरेन वू शुआंग को लगा कि यह अविश्वसनीय था। वह अभी तक 17 साल का नहीं हुआ था। एक 16 साल के जन्मजात कृषक का होना किस तरह का तर्क था। और यह सोचना कि उसने खुद को भी आसानी से हरा दिया, जो खुद एक जन्मजात कृषक थी जिसने 2 स्पष्ट पवन फल क्लियर विंड फ्रूट्स लिए थे। बधाई हो। अगर दूसरों को पता चला कि तुम अब एक जन्मजात कृषक हो तो उनमें से कई दीवार से सिर पटकने का विकल्प चुनेंगे। मैं भी तुमसे थोड़ा ईर्ष्या करती हूँ, वैनरेन वू शुआंग ने थोड़े आश्चर्य के बाद चमकदार मुस्कान के साथ कहा। कि तुमने मुझे 10 साल का इंतजार करने का वादा किया था, और अगर मैं 10 साल के भीतर जन्मजात स्तर तक पहुंच जाता तो तुम मेरे पीछा करने पर सहमत हो जाओगी। कि अर्जुन ने एक भूखे भेड़िए का स्वरूप धारण कर लिया। वैनरेन वू शुआंग एक क्षण के लिए दंग रह गई, फिर उसने आत्मोपहास करते हुए कहा, सही। ये सोचना भी मजेदार है। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि मैं तुम्हारा 10 साल इंतजार करूंगी, ये सोचकर कि 10 साल के भीतर जन्मजात स्तर तक पहुंचना पहले से ही काफी तेजी से होगा। किसने सोचा होता कि तुम्हें सिर्फ 6 महीने की जरूरत थी? 6 महीने? क्या मुझे तुम्हें प्रतिभाशाली कहना चाहिए या एक राक्षस? वैनरेन वू शुआंग ने जिज्ञासा से मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा। सबसे अच्छा होगा कि तुम मुझे पति कहो, अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ते हुए गंभीरता से कहा। तुम शरारती, मैंने सिर्फ तुम्हें मेरा पीछा करने की अनुमति देने का वादा किया था अगर तुम जन्मजात स्तर तक पहुंच गए और लड़ाई में मुझे हराया। मैं तुम्हें मेरा पीछा करने का अधिकार दे सकती हूँ, लेकिन मैं सहमत हूँ या नहीं, यह एक अलग बात है। वैनरेन वू शुआंग दंग रह गई। उसने सिर झुकाते हुए खुशी और दोष के साथ बोला। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। अचानक उसे याद आया कि उसकी जन्मजात की चीख सामान्य दूध या सफेद रंग की नहीं थी। अब उससे पूछने का एक अच्छा मौका था। अर्जुन ने तुरंत अपनी की का प्रयोग किया, जो 1 इंच तक फैली और पीली मिट्टी के रंग की थी। वू शुआंग, ये क्यों है कि मेरी जन्मजात की दूसरों की तुलना में अलग रंग की है? वैनरेन वू शुआंग ने मोटी और गहरी पीली मिट्टी के रंग की को देखा और जड़ की तरह खड़ी रह गई। उसे अपने विचारों को फिर से प्राप्त करने में थोड़ी देर लगी और उसने कहा, यह जन्मजात पृथ्वी तत्व की शियानशिन अर्थ एलिमेंटल चीक है। जन्मजात पृथ्वी तत्व की? क्या आप मतलब यह है कि जन्मजात कृषकों की भी 5 तत्वों में विभाजित होगी? अर्जुन 5 तत्वों से अवगत था, धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी। वैनरेन वू शुआंग ने अर्जुन को एक अजीब नजर से देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, तुम वाकई एक भाग्यशाली शरारती हो। अधिकांश लोगों की जन्मजात की 5 तत्वों से संबंधित नहीं है। मेरा उदाहरण लो, मेरी की को 5 तत्वों में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। केवल पौराणिक स्तर या उससे ऊंचे स्तर के मार्शल तकनीकों को 5 तत्वों की विशेषताओं में वर्गीकृत किया जाएगा। अर्जुन, पौराणिक, लेजेंडरी शब्द सुनकर दंग रह गया।
मार्शल तकनीकों को हाउटियन, जनजात, पौराणिक और दिव्य डिवाइन इन 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। प्रत्येक क्षेत्र को आगे 4 ग्रेड में वर्गीकृत किया गया था: रॉयल, मिस्टिक, अर्थ और हेवन। अर्जुन को आश्चर्य नहीं होता अगर प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक, एंशिएंट स्ट्रेंथनिंग टेक्निक, पौराणिक क्षेत्र की तकनीक होती। वह पहले केवल अनुमान लगा सकता था। अब जब इसकी पुष्टि हो गई तो उसे थोड़ी खुशी हुई, थोड़ा झटका लगा, थोड़ा गर्व महसूस हुआ, लेकिन कुल मिलाकर यह बहुत ही सुखद एहसास था। बस उसे यह निश्चित नहीं था कि उसकी प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक किस क्षेत्र में थी। लेकिन भले ही यह एक हाउटियन रॉयल ग्रेड की तकनीक होती तो भी वह इस पर बने रहता, जबकि अब यह पुष्टि हो गई थी कि यह कम से कम पौराणिक क्षेत्र में थी। विभिन्न क्षेत्रों की तकनीकों में अंतर बहुत बड़ा था। एक जनजात मिस्टिक ग्रेड की तकनीक की तुलना कभी भी जनजात अर्थ ग्रेड की तकनीक से नहीं की जा सकती थी। बेशक ऐसी स्थितियां भी होती थीं जहां प्रतिभाशाली या राक्षस घटिया तकनीकों को अविश्वसनीय स्तर तक प्रशिक्षित करने में सक्षम होते थे। पृथ्वी तत्व जनजात की क्या विशेषताएं हैं? अर्जुन ने मुस्कुराती हुई वैनरेन वुशुआंग की ओर देखते हुए पूछा, क्योंकि वह वास्तव में नहीं समझा था। जनजात के प्रत्येक तत्व प्रकार की अपनी विशेषताएं होती हैं। धातु की विशेषता इसकी तीखापन में निहित है, आग के लिए यह इसका आक्रमण है, पानी के लिए यह इसकी तरलता है, लकड़ी के लिए यह इसकी वसूली रिकवरी है और पृथ्वी के लिए यह इसकी मजबूती और रक्षा होगी। वैनरेन वुशुआंग ने अपनी लकड़ी की तलवार उठाई जो उसने गिरा दी थी और धीरे धीरे समझाया, मुझे 5 तत्वों की कुछ बुनियादी विशेषताओं के बारे में पता है, लेकिन बारीकियों के बारे में क्या? अर्जुन ये जानने के लिए उत्सुक था कि इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है और इसकी शक्ति क्या है। अर्जुन के आग्रह को सुनकर वह मदद नहीं कर सकी और उसने उसकी ओर एक तिरछी नजर डाली। अर्जुन को भी पता था कि वह बहुत जल्दबाजी में था और उसने अजीब तरह से मुस्कुराया। ये सब इसलिए है क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ। ओ प्रतिष्ठित बड़े बुजुर्ग, कृपया माफ करें और मेरे जैसे छोटे के साथ अपना ज्ञान साझा करें। तुम्हारी पृथ्वी तत्व जनजात की तुम्हारे शरीर की शारीरिक रक्षा को 2 गुना बढ़ा देती है और समान क्षेत्र की आधी जनजात की को कम कर सकती है, जबकि आधी को विरोधी को वापस लौटाती है। इसका मतलब ये होगा कि जब तुम्हारी जनजात की किसी और की जनजात की से टकराती है जो तुम्हारे समान क्षेत्र में है, तो दूसरे पक्ष की जनजात की का प्रभाव आधा कम हो जाएगा, जबकि तुम्हारी आधी बढ़ जाएगी। अब समझे? मुझे यकीन है कि यह सुनकर तुम्हें खुशी हो रही है, वैनरेन वुशुआंग ने कुत्तेपन से कहा। अर्जुन बहुत खुश था, इतना कि वह दंग रह गया। अश्लील? क्या इससे भी ज्यादा अश्लील कुछ है? हाँ, सही है, अभी भी अन्य 4 तत्व हैं, और अधिक सुनना और सीखना भी अच्छा है, अर्जुन ने खुद से सोचा। वैनरेन वुशुआंग ने मनोरंजन से अर्जुन को देखा और अर्जुन के सिर उठाने के बाद जारी रखा, मुझे पता है कि तुम क्या पूछना चाहते हो। मुझे इसके बारे में थोड़ा ज्ञान है और तुम्हारा बोरियत दूर करने के लिए तुम्हारे साथ साझा कर सकती हूँ। धातु तत्व जनजात की तीखेपन को 1 गुना बढ़ाती है और कठोर रक्षा को 1 गुना तोड़ने में सक्षम बनाती है। ये धातु की वस्तुओं के कटाव की तीखापन को भी बढ़ाती है। अग्नि तत्व जनजात की 1 के विनाशकारी शक्तियों के साथ साथ जलने की डिग्री को 1 गुना बढ़ाती है। 5 तत्वों में ये सबसे अधिक क्षति पहुंचा सकती है। जल तत्व जनजात की के हमलों के साथ 30% प्रतिरोध होगा, साथ ही जनजात की के व्यय में आधी कमी होगी। ये सबसे अधिक सहनशील है। वैनरेन वुशुआंग ने ये सब एक सांस में कहा। लकड़ी तत्व जनजात की के बारे में क्या? देखकर कि वैनरेन वुशुआंग रुक गई थी, अर्जुन अपनी इच्छा को रोक नहीं सका और उसने सवाल पूछ दिया। लकड़ी तत्व जनजात की 1 की रक्षा को 30% बढ़ाती है और 1 की वसूली कौशल को 3 गुना बढ़ाती है। जनजात की भी घावों को ठीक करने में मदद करने में सक्षम है और यह एक शीर्ष कोटि के रसायनज्ञ बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। बेशक ये केवल संदर्भ के लिए हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पौराणिक क्षेत्र या उच्चतर की तकनीकों को प्रशिक्षित करने में सक्षम हैं। मैंने स्वयं एक प्राचीन रिकॉर्ड में इस जानकारी को आकस्मिक रूप से पाया था। क्या 5 तत्व विरोधाभासी नहीं हैं? आपने पहले क्यों कहा कि वे विरोधाभासी नहीं हैं? अर्जुन परेशान हो गया। वैनरेन वुशुआंग ने धीरे से मुस्कुराया, उसकी हल्की फुल्की मुस्कान देखने में बहुत सुखद थी। 5 तत्वों का विरोधाभास सिर्फ एक अवधारणा है, लेकिन यह निरपेक्ष नहीं है। उदाहरण के लिए, आग और पानी आग को बुझा सकता है, लेकिन गर्मी से वाष्पित भी हो सकता है। निरपेक्ष शक्ति के सामने कमजोरी और विरोधाभास की अवधारणा मौजूद नहीं है। इसके बाद अर्जुन और वैनरेन वुशुआंग ने अर्जुन की पृथ्वी तत्व जनजाति को आजमाया। जैसा वैनरेन वुशुआंग ने कहा था, ये हमले का आधा हिस्सा विरोधी को वापस कर सकती थी। मूल रूप से 2 जनजात कृषकों की जनजात की, जो सामान्य तकनीकों का अभ्यास करते थे, वे टकरा नहीं सकती थीं। लेकिन जब एक तत्वीय जनजात की का सामना करना पड़ा, तो वे न केवल टकराएंगी, बल्कि विरोधी को बड़ा नुकसान भी होगा। जहां तक शारीरिक रक्षा का सवाल था कि यह मूल रूप से 2 गुना थी, अर्जुन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 4थे स्वर्गीय स्तर 4th हेवनली लेयर में प्रवेश करने के बाद उसकी शारीरिक रक्षा 10 गुना बढ़ गई थी।
वैनरेन वुशुआंग ने जिस तकनीक का उल्लेख किया था वह संभवतः सबसे निम्न स्तर की तकनीक थी। अर्जुन आगे सोचना नहीं चाहता था। जितना अधिक उसने सोचा उतना अधिक वह उत्तेजित होता गया। थोड़ी देर बाद वैनरेन वुगो भी ऊपर आ गई। ये बहुत अच्छा था कि अर्जुन सौकोस नगर में संपत्तियों की लागत के बारे में परामर्श करना चाहता था। शर्माकुल चाहता था कि दंपति का नया कमरा शर्माकुल की औषधि दुकान में हो, लेकिन चूंकि अर्जुन के पास कुछ पैसा था उसने शादी को एक अधिक शानदार मामला बनाने का फैसला किया। दादाजी ने समर्थन के लिए पैसा भी नहीं लगाया। उन्हें शायद पता है कि मेरे पास पैसा है। अर्जुन को लगा कि यह बहुत हार्दिक था। उसे यह एहसास पसंद आया। वुगो चाची, शर्माकुल की औषधि दुकान के पास एक छोटा सा घर खरीदने में लगभग कितना खर्च आएगा? अर्जुन ने वैनरेन वुगो की ओर देखते हुए शिष्टतापूर्वक पूछा। पफ, वैनरेन वुशुआंग जोर से हंस पड़ी, जो एक दुर्लभ दृश्य था। अर्जुन उसके सफेद चमकते दांतों से लगभग अंधा हो गया। उसकी चमकती आंखें और सफेद दांत देवताओं के स्तर की सुंदरता थे। ये लड़का जरूर मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। वैनरेन वुगो ने हंसते हुए कहा। बस मजाक कर रहा था। इसके अलावा तुम इतनी युवा और सुंदर हो, तुम इससे क्यों डरोगी? मुझे यकीन है कि तुम इतनी असभ्य नहीं हो। तुम एक आत्मविश्वासी, परिपक्व और ज्ञानवान सुंदरता हो। अर्जुन ने मनोरंजन से वैनरेन वुगो को देखा, जो एक आड़ू की तरह परिपक्व थी, मानो वह इतनी कोमल हो कि थोड़ा सा दबाने पर रस निकल आए। ठीक है, मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। तुम्हें घर किस लिए चाहिए? किसी सुंदरता को छिपाने के लिए? तुम किसे छिपाने की योजना बना रहे हो? वैनरेन वुगो ने इसके बाद 3 और सवाल पूछे। अर्जुन ने कड़वा मुस्कान दी। मेरे में से एक भाई का अगले महीने विवाह हो रहा है। नहीं पता क्यों, लेकिन मास्टर ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। थोड़ी देर के लिए दंग रहने के बाद वैनरेन वुगो और वैनरेन वुशुआंग जोर से हंस पड़ी। तुम्हारे बड़े भी तुम्हें जिम्मेदारी लेने का प्रशिक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें यह मामला संभालने के लिए कहना भी काफी दिलचस्प है। तुम्हारे पास तो खुद का कोई अनुभव भी नहीं है। वैनरेन वुगो हंसते हुए बोली। अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ी। तब मुझे तुम दोनों को अपना चेहरा दिखाना होगा और आयोजन में शामिल होना होगा। तो शर्माकुल की औषधि दुकान के पास 2 म्यू आकार का एक छोटा सा घर खरीदने में कितना खर्च आएगा? लगभग 350,000। ये संयोग है कि मेरे पास उस क्षेत्र में एक है जो बुरा नहीं है। कैसे होगा अगर बहन इसे तुम्हें उपहार में दे दे? वैनरेन वुगो मुस्कुराए। हालांकि तुम बहुत अमीर हो, लेकिन तुम इसे मुझे उपहार में क्यों दे रही हो? क्या तुम मुझे गिगोलो बनाकर रखना चाहती हो? अर्जुन ने झटके से वैनरेन वुगो को घूरा, एक ऐसा चेहरा बनाते हुए जो कहता था कि तुम बेहतर हो कि कुछ भी अजीब मत करो। इसे वुशुआंग के जहर को दूर करने में मदद करने के लिए आभार के प्रतीक के रूप में ले लो। तुम क्या सोचते हो? वैनरेन वुगो ने धीरे से मुस्कुराया और बिना पलक झपकाए अर्जुन को देखा। वह बहुत ईमानदार और इच्छुक दिख रही थी। अर्जुन आगे मजाक नहीं कर सका और बोला, वुशुआंग के लिए जहर दूर करने में मदद करना मेरी अपनी इच्छा थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ लोग किसी भी भुगतान के लिए नहीं पूछे बिना कुछ अन्य लोगों की मदद करने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं। स्वेच्छा से मदद करने में खुशी मिलती है, भले ही इसका कोई कारण न हो और न ही कोई भुगतान। वैनरेन वुशुआंग ने अपनी सुंदर आंखों से अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में मुस्कुराता भाव इतना आश्चर्यजनक और नशीला था। जरूर मुझे पता है, क्योंकि मैं भी उस तरह की इंसान हूँ। वैनरेन वुगो मुस्कुराकर बोली। ये सुनकर अर्जुन को अजीब लगा। वह वैनरेन वुगो के इन शब्दों के पीछे का अर्थ नहीं समझ पाया। वह इसे इस तरह समझना चाहता था कि वैनरेन वुगो को जिस आदमी पर नजर थी वह खुद था। लेकिन क्या ये संभव था? अगर तुम तैयार नहीं हो तो कैसे होगा कि हम ऐसे करें? तुम घर रख लो, और अगर तुम्हें भविष्य में मेरे बारे में सोचना आए तो तुम मुझे कुछ अच्छी चीजें उपहार में दे सकते हो। उदाहरण के लिए, मैं कुछ औषधीय गोलियों से संतुष्ट हो सकती हूँ जो किसी की जवानी बनाए रख सके, या एक जन्मजात स्वर्ण गोली क्षियांशन गोल्डन पैलेट। वैनरेन वुगो ने आराम से कहा, मानो मजाक कर रही हो। अर्जुन ने थोड़ा सोचा और सिर हिलाया। मैं तुम्हें भविष्य में एक जन्मजात स्वर्ण गोली दूंगा। अर्जुन खुशी से मुस्कुराया। हालांकि उसके पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा था, लेकिन अभी भी कई अन्य चीजें थीं जो उसे खरीदनी होंगी। वुशुआंग को तुम्हारे साथ घर देखने के लिए भेज दें कि तुम संतुष्ट हो या नहीं। वैनरेन वुगो ने अर्जुन को चाबियों का एक बड़ा गुच्छा सौंप दिया। अर्जुन, मेरे लिए उन काली मछलियों और कछुओं में से कुछ बनाओ। मुझे उनकी तलब थी, लेकिन चूंकि तुम आसपास नहीं थे, मुझे वहां जाने में शर्म आती थी। वैनरेन वुशुआंग ने बाहर जाते हुए कहा, अपनी छोटी कोमल जीभ बाहर निकालकर अनजाने में अपने होंठ चाटते हुए। अर्जुन ने वैनरेन वुशुआंग को घूर कर देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी सुरुचिपूर्ण महिला इतनी कामुक ढंग से व्यवहार करेगी कि ये दूसरों को उत्तेजित कर दे। 123 वैनरेन वुशुआंग, मैं इसे भूल गया। मैंने तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सोचा था जिसे अब साधारण मनुष्यों का भोजन करने की आवश्यकता नहीं है।
क्यों न तुम एक मछली तालाब बना लो और मैं कुछ मछलियां भेज दूं। जब भी तुम लोगों को खाने का मन करे वे आसानी से उपलब्ध होंगी। यह ज्यादा सुविधाजनक भी होगा। अर्जुन थोड़ा शर्मिंदा होकर वैनरेन वुशुआंग की ओर देखा। तुम ज्यादा नटखट होते जा रहे हो, तुम लोगों को मनाने में भी बेहतर होते जा रहे हो। वैनरेन वुशुआंग अच्छे मूड में लग रही थी क्योंकि उन्होंने अर्जुन के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। सामने वाला घर है। थोड़ी दूर चलने के बाद वैनरेन वुशुआंग ने दूरी में देखकर कहा। अर्जुन वैनरेन वुशुआंग की निगाहों का पीछा किया। ये 3 मंजिला चांदी सफेद मंडप था और आसपास के घरों की तुलना में ये बहुत सुरुचिपूर्ण लग रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाऊंगी, तुम खुद जाकर देखो। वैनरेन वुशुआंग मुस्कुराई और जब वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो रुक गईं। क्यों, क्या तुम डरती हो कि मेरी बुरी नीयत है? अर्जुन का मनोरंजक दृष्टिपात वैनरेन वुशुआंग के नितंबों पर पड़ा क्योंकि उसे नाइट फ्रेग्रेंस कोर्ट के तालाब में वह मनमोहक दृश्य याद आ गया, झुकने पर सुंदर हिम सफेद नितंबों का वह आकर्षक नजारा। तुम बदमाश, तुम कैसी नजर से देख रहे हो? वैनरेन वुशुआंग ने चिढ़कर कहा। उनके गाल लाल हो गए। तो फिर तुम इस आदमी का साथ दो जिसने तुम्हारी इतनी सारी पहली बारें ली हैं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, उसकी नर्म हथेलियां पकड़ी और उसे अंदर ले गया। अर्जुन को केवल छोटे हाथ की नरमी महसूस हुई। वह कोमल और सुकुमार थी, मानो कोमल जैद हो, और तपती गर्मी के बीच भी इसमें हल्की ठंडक थी। ये बहुत आरामदायक था। तुम इतने बदमाश क्यों हो रहे हो? मेरी बहुत सारी पहली बारें लेने से तुम्हारा क्या मतलब है? वैनरेन वुशुआंग का बिना मेकअप वाला चेहरा लाल हो गया। मैं पहला पुरुष हूँ जिसने तुम्हें गले लगाया, तुम्हारे कपड़े उतारने में मदद की हूँ और शायद तुम्हारे उस हिस्से को छूने वाला भी पहला व्यक्ति हूँ। बंद करो। वैनरेन वुशुआंग मुड़ी और अपने दूसरे हाथ से अर्जुन का मुंह ढक दिया। उनकी सुंदर आंखों में नमी चमक रही थी जिससे वे दयनीय लग रही थीं। माफ करना, मैं सिर्फ तुम्हें खुश करना चाहता था। मुझे वह नज़ारा पसंद है जब तुम धीरे धीरे मुस्कुराती हो, जब तुम शर्माती हुई मुस्कुराती हो, और यहाँ तक कि वह प्यारा रूप भी जब तुम शर्मिंदा होती हो। हालांकि मैं व्यभिचारी हूँ, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचूंगा। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना मुंह ढकने वाला हाथ हटाया और साथ ही उसका दूसरा हाथ भी छोड़ दिया। वैनरेन वुशुआंग ने अर्जुन को गंभीरता से देखा। तुम अभी भी छोटे हो सकता है तुम अभी मेरे से मंत्रमुग्ध हो, या शायद मुझे पसंद भी करते हो और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे। हालांकि मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में शायद केवल मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में अन्य स्त्रियां भी हैं जिनके बारे में तुम ज्यादा सोचते हो। उस क्षण अर्जुन थोड़ा दंग रह गया। एक स्त्री की अंतर्ज्ञान इतना मजबूत होता है। उसके दिल में शी किंगजुंग थी जिसे वह नहीं छोड़ सकता था, और उसने यहाँ तक कि केवल शी किंगजुंग के साथ रहने के बारे में भी सोचा था, फिर भी वह वैनरेन वुशुआंग को भी नहीं छोड़ सका। ठीक है, तुम खुद को दोषी मत मानो। मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारे इरादों को महसूस कर सकती हूँ। तुम उन अन्य लोगों की तरह नहीं हो जो केवल पाना चाहते हैं। अर्जुन, चलो चलते चलते ही देखते हैं। अभी तुम्हें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो तुम्हें करनी चाहिए, और बहुत जल्दी स्त्री साथ में नहीं डूबना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे प्रशिक्षण पर बहुत असर पड़ सकता है। वैनरेन वुशुआंग अपने सामान्य सुरुचिपूर्ण और परिपक्व रूप में लौट आई, चिंता दिखाते हुए मुस्कुराई। धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरे लिए स्त्री साथ में डूबना पहले से ही मुश्किल है। अर्जुन ने वैनरेन वुशुआंग की ओर धीरे धीरे मुस्मुसाते हुए कहा। तुम एक वफादार व्यक्ति नहीं हो। मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा शीकुल की एक के साथ, और साथ ही यूहे धर्मशाला की एक के साथ भी कुछ रिश्ता है। वे 100 कोस नगर की उच्च वर्ग की महिलाएं हैं और दोनों ही सर्वोत्तम सुंदरियां हैं, लेकिन जो मैं समझ नहीं पाती वह ये है कि तुम्हारे निशाने हमेशा तुमसे बड़ी उम्र की महिलाओं पर लगते हैं, और उन्हें कम से कम ऐसी महिलाएं होनी चाहिए जिनकी सगाई हो चुकी हो। वैनरेन वुशुआंग ने अर्जुन को गंभीरता से देखा। अर्जुन वैनरेन वुशुआंग को दंग होकर घूरता रहा, अंदर से बहुत भरा हुआ महसूस कर रहा था। सोचो कि उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है जिसकी विशेष पसंद है। अपने पिछले जीवन के युद्धरत राज्यों के बारे में सोचते हुए सभी बड़े नेता दूसरों की पत्नियों को पसंद करते थे। उनकी 12 पत्नियों में से 10 दूसरों से छीनी गई थीं। अब वह ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसने न केवल दूसरों से छीना, बल्कि उन महिलाओं में भी रुचि दिखाई जिन्हें अन्य पुरुषों ने लिया था। क्या तुम्हें दूसरों की स्त्रियां छीनना पसंद है, और क्या तुम्हें ऐसी परिपक्व महिलाएं पसंद हैं जिनका पहले पुरुषों के साथ संबंध रहा हो, विशेष रूप से विधवाएं? इससे पहले कि अर्जुन कुछ कह पाता, वैनरेन वुशुआंग के शब्दों ने उसे चुप करा दिया। तुमने ये कहाँ सुना? अर्जुन ने परेशान होकर वैनरेन वुशुआंग से पूछा। बहन ने कहा था कि 10 पुरुषों में से कम 6 को परिपक्व महिलाएं पसंद हैं और कम से कम 8 को सुंदर विधवाएं पसंद हैं। मुझे पता चला कि तुम इस विवरण पर बिल्कुल फिट बैठते हो। ये कहकर वैनरेन वुशुआंग ने अपनी सुंदर आंखें झपकाईं। यह क्या है? तुम अपनी बहन से भटक गई हो।
क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हें ये भी बताया कि पुरुषों को ऐसी महिलाएं पसंद हैं जो बिस्तर पर ज्यादा व्यभिचारी हों, खासकर वे जो ज्यादा पहल करने वाली हों? अर्जुन ने कमजोर आवाज में कहा, मैं तुम्हें ऐसी अश्लील बातें कहने से मना करती हूँ। वेनरेन वुशुआंग ने चिढ़कर जवाब दिया, ठीक है, केवल तुम्हें ही कहने का हक है, मुझे नहीं। चलो पहले घर को देखने के लिए अंदर चलते हैं। अर्जुन ने वेनरेन वुशुआंग को खींचा और चौड़े लाल लकड़ी के दरवाजे में प्रवेश किया। घर केवल 1.5 मुंह की जगह घेरता था और इसे छोटा माना जाता था। हालांकि ये देखते हुए कि यह 100 कोस नगर के एक समृद्ध क्षेत्र में था, यह एक अच्छी खोज थी। आंगन बड़ा था, जिसमें एक छोटा फूलों का बिस्तर था और मछली पालने के लिए एक छोटा तालाब भी था। घर पूरी तरह से नया था, जिसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ फर्नीचर और बिस्तर लगाने के बाद ये ठीक हो जाएगा। घर पूरी तरह से सजाया गया था और इसमें तुरंत लोगों को रहा जा सकता था। क्या तुम संतुष्ट हो? वेनरेन वुशुआंग ने अर्जुन को अपने हाथ पकड़ने दिए और देखकर कि अर्जुन इसे गंभीरता से देख रहा है, वह खुद को नहीं रोक सकी और पूछ बैठी, संतुष्ट, बहुत संतुष्ट, ऐसे ही चलते रहना बुरा नहीं होगा। अर्जुन की बेमतलब की बातें सुनकर वेनरेन वुशुआंग ने अर्जुन को हैरानी से देखा। क्या बुरा नहीं होगा अगर यह ऐसे ही चलता रहा? मुझे सचमुच लगता है कि तुम्हारे हाथों को इस तरह पकड़े रहना जब तक हम मर न जाएं, बुरा नहीं है। अर्जुन ने धीरी आवाज में कहा और वेनरेन वुशुआंग के हाथ को कसकर पकड़ लिया। वेनरेन वुशुआंग का दिल थर्राया, मानो अर्जुन के शब्दों से उसे धीरे से धक्का लगा हो। उसने अर्जुन के सुरुचिपूर्ण चेहरे को देखा जो उसकी उम्र भूलने पर मजबूर कर देता था, साथ ही वे सुंदर आंखें जिनमें थोड़ा सा पुरुषार्थी आक्रामक आकर्षण था और कई चीजों को देखने की दूरदर्शिता थी। एक रात के प्रशिक्षण के बाद अर्जुन को लगा कि उसमें काफी सुधार हुआ है। अब अर्जुन को महसूस हुआ कि सब कुछ तेजी से अपनी जगह पर आ रहा है, क्योंकि उसका जीवन साधारण था लेकिन स्थिर था। आज सुबह ये दुर्लभ था कि 100 कोस नगर में शर्मा कुल के सभी सदस्य मौजूद थे। यहाँ तक कि धर्मपाल भी 100 कोस नगर वापस आ गया था। कुछ दिन पहले वह अभी भी शर्मा गांव में था, फैंग कुल के साथ चर्चा कर रहा था कि उनकी शादी 100 कोस नगर में होगी। एक जीवंत भोजन के बाद अर्जुन ने कुछ लोगों को वापस बुलाया। अर्जुन भैया, क्या हमारे लिए कोई काम है? एक ने मुस्कुराते हुए पूछा। आखिरकार शर्मा कुल में हर कोई जो या तो बेकार था या ज्यादा व्यस्त नहीं था, वे सभी धर्मपाल की शादी की तैयारी में मदद कर रहे थे। ये शर्मा कुल के सबसे बड़े पोते की शादी थी और उन्हें इसे एक शानदार कार्यक्रम बनाना था। मुझे एक घर मिल गया है, ये चाबी है, तुम लोग बाद में कुछ फनी चले आओ। अर्जुन ने मुस्मुसाते हुए पैसे और चाबी एक को सौंप दी, इससे पहले कि उन्हें पता बताया। ओह, घर तैयार है। उसने खुशी खुशी सामान प्राप्त किए। प्रिया, पहले भाई धर्मपाल से पूछो कि हमारी भाभी को किस तरह का फर्नीचर पसंद है, इससे पहले कि तुम कुछ खरीदो। अर्जुन ने प्रिया को निर्देश दिया। बाकी सभी अशिष्ट लोग थे और अंगरक्षक के रूप में काम करना उनके लिए बेहतर होगा। अर्जुन को याद आया कि उन्हें जल्द ही शादी के निमंत्रण तैयार करना चाहिए। किसे आमंत्रित करना चाहिए? 124 शादी के भोज में अखाड़ा 1। किसे आमंत्रित करना चाहिए? अर्जुन चलते हुए सोच रहा था। दादा ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं कितने लोगों को जानता हूँ? छोड़ो, ये खुशी का मामला है, इसलिए जितने ज्यादा उतना बेहतर। अपने पिछले जीवन में अर्जुन के पास सुलेख के अलावा कोई शौक नहीं था। हालांकि वह बहुत बूढ़ा नहीं था, लेकिन उसकी लिखावट में एक ऐसा जोश था जो उसकी उम्र के अनुकूल नहीं था। सोचो कि आज वह इसका उपयोग कर पाएगा। मैं पहले माँ से पूछता हूँ कि जिन लोगों से वे करीबी रखते हैं उनके लिए मुझे क्या करना चाहिए और क्या उन्हें शादी के निमंत्रण स्वयं भेजने की आवश्यकता होगी। अर्जुन अपने कमरे में जाना चाहता था, लेकिन फिर विश्राम कक्ष में जाने का फैसला किया। ये देखकर कि उसकी माँ और तीसरी चाची विश्राम कक्ष में हैं, अर्जुन ने शादी के निमंत्रण का विषय उठाया। ओह वह, हम जिन मेहमानों को आमंत्रित करना चाहते हैं उन्हें अलग अलग आमंत्रित करेंगे, प्रिया ने हंसते हुए कहा। अर्जुन उदास हो गया, लेकिन वह भी अच्छा था। जैसे ही अर्जुन जाने की तैयारी कर रहा था, प्रिया ने उसे वापस बुलाया। अर्जुन ने हैरानी से प्रिया को देखा। अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि 100 कोस नगर में कुछ नियम हैं? उदाहरण के लिए, शादी करने में भी अपने कुछ नियम होते हैं। प्रिया ने थोड़े निराशावादी लहजे में कहा। नियम? शादी करने में भी नियम होते हैं? अर्जुन ने हैरानी से अपनी मां को देखा। 100 कोस नगर में शादी करते समय हमेशा से एक प्रथा रही है, जो है अखाड़े की स्थापना करना। शादी के दिन दूल्हे के परिवार को एक अखाड़ा स्थापित करना होता है और जो भी सामने आए उसकी चुनौती स्वीकार करनी होती है। दूल्हे के परिवार का कोई भी व्यक्ति बचाव के लिए आगे आ सकता है, लेकिन अगर वे सभी हार गए तो उनकी सारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। प्रिया ने चिंतित होकर अर्जुन को देखा। ऐसा भी कोई नियम था? अर्जुन को आश्चर्य हुआ। शादी एक खुशी का मामला होती है, लेकिन उन्हें किसी तरह लड़ाई करनी पड़ती है। ये सचमुच एक ऐसी दुनिया थी जो शक्तिशाली की पूजा करती थी। बिल्कुल सही। वास्तव में ये केवल युवाओं के बीच बातचीत करने का एक साधन था।
लेकिन इस बार शर्मा कुल बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। मुझे डर है कि ऐसे लोग होंगे जो छाया में कुछ गलत करना चाहेंगे, और अखाड़ा वह सबसे बड़ा छेद है जिसका वे उपयोग कर सकते हैं। अखाड़ा केवल उन परिवारों की शादियों के लिए स्थापित किया जाता है जो मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं, और कोई भी भाग ले सकता है। ये नियम है। हालांकि किसी को सीमा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आकस्मिक चोट या यहाँ तक कि मृत्यु होना भी सामान्य है। दोनों पक्ष दोष नहीं दे सकते या बदला नहीं ले सकते। ये सुनकर अर्जुन भी चिंतित हो गया, लेकिन जल्द ही वह मुस्कुरा पड़ा। माँ, चिंता मत करो और बस अपने बेटे पर भरोसा रखो। चूंकि दादा ने ये काम मुझे सौंपा है, इससे पता चलता है कि वे मुझ पर भरोसा करते हैं। मुझे जरूर अच्छा करना होगा। शुक्र है कि मैं 4th हेवनली लेयर तक पहुंच गया हूं, अन्यथा मैं सच में बेचैन महसूस करता। अर्जुन ने थोड़ा सोचा और फिर शादी के निमंत्रण लिखने की तैयारी की। शादी का निमंत्रण उन लोगों के प्रति सम्मान दिखाने का एक साधन था जो बधाई देने आएंगे। यह एक गंभीर मुद्दा था, इसलिए चाहे वे कितने भी करीब क्यों न हो, शादी का निमंत्रण भेजने की आवश्यकता थी। व्यक्ति का दर्जा जितना ऊंचा होगा, शादी के निमंत्रण का महत्व उतना ही बढ़ जाता है। मैं सचमुच बहुत से लोगों को नहीं जानता, जिसमें यू मास्टर और यूहे वैनरेन बहनें शामिल हैं। जहां तक सितु कुल, शी कुल, जियान कुल और यू कुल के अन्य लोगों का सवाल है, मैं इसे चाचा और बाकियों पर छोड़ दूंगा। अर्जुन ने ब्रश पकड़ते हुए थोड़ा सोचा, क्या मुझे फायर क्लाउड लोहार की होयुन लियूली को भी एक निमंत्रण भेजना चाहिए? अर्जुन ने उस रहस्यमयी महिला के बारे में सोचा जिसने उसे गोल्ड फ्लिंट आयरन कॉलेड्रॉन दिया था। चाहे वह आए या नहीं, मुझे लगता है कि मैं उसे एक भेज दूंगा। आखिरकार वह कोई ऐसी व्यक्ति थी जिसने मुझे बहुत मदद की थी। इसके अलावा यह महिला रहस्यमयी और गुप्त थी, और मैं उसके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। जम्बूद्वीप में दिव्य नदी शहर के एक भव्य हवेली में, क्या तुम अपने बेटे को इसी तरह मरने दोगे? दिव्य नदी शहर के नगरपाल के रूप में तुम अपने बच्चे की भी रक्षा नहीं कर सकते। अब तुम्हारे बेटे का हत्यारा अभी भी आजाद घूम रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने एक पिता होने का अधिकार खो दिया है? एक मनमोहक विवाहित महिला रोते हुए गोंग्यांग जुआनटोंग पर चिल्लाए। गोंग्यांग जुआनटोंग कड़वाहट अपने अंदर ही रख सका। हालांकि उसने अपनी पत्नी से खबर छिपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उसे पता चल ही गया। तान युएरू कोई आसान महिला नहीं थी। दिव्य नदी शहर के प्रभावशाली तान कुल में जन्मी, उसने अपने बेटे को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार से पाला था। अपनी मां के लाड़ प्यार के तहत गोंग्यांग ने गोंग्यांग कुल और तान कुल के समर्थन पर भरोसा किया, आराम से जीवन व्यतीत किया, और पिछले 25 वर्षों से किसी भी नियम और विनियमन की परवाह नहीं की थी। वह इन सभी वर्षों तक जीवित रहा, जबकि जो लोग उसे गालियां देते थे, उसे डांटते थे, और जो उसे मारना चाहते थे, वे सभी उससे पहले मर चुके थे। ये बहुत बुरा था कि वह छोटे से 100 कोस नगर में गिर गया, हमेशा के लिए। योएरू, बेटा खोने पर मुझे और भी ज्यादा बुरा लग रहा है। हालांकि दूसरा पक्ष स्काईसवॉर्ड सेक्ट का कोई व्यक्ति था। इसके अलावा हमारे बेटे की मौत तब हुई जब वह किसी और को मारने की कोशिश कर रहा था। अगर हम उस पर हाथ बढ़ाएंगे तो गोंग्यांग कुल और तान कुल को स्काईसवॉर्ड सेक्ट के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। महीने भर में ही गोंग्यांग जुआनटोंग के दोनों कनपटियों के बाल पहले ही सफेद होने लगे थे। स्काईसवॉर्ड सेक्ट, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि स्काईसवॉर्ड सेक्ट एक महत्वहीन व्यक्ति के लिए जो मर चुका है, गोंग्यांग कुल और तान कुल पर अपना क्रोध उतारेगा? तान युएरू ने ठंडे दिल से गोंग्यांग जुआनटोंग को देखा। गोंग्यांग जुआनटोंग अपनी सुंदर पत्नी के प्रति बहुत स्नेहशील था, जो उससे काफी छोटी थी। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थी। उसकी कई परेशानियां केवल उसके 2-3 शब्दों से ही आसानी से समाधान हो जाती थीं। पहले ही खबर है कि शर्मा कुल के सबसे बड़े पोते की शादी अगले महीने की 8 तारीख को होगी। उस दिन मैं चाहती हूं कि वह लड़का मरे, और जहां तक यू दोनगाहाओ की बात है, मैं चाहती हूं कि वह मौत से भी बदतर दशा झेले। मैं चाहती हूं कि वह अपनी रूपवती पोती को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखे। अर्जुन भैया, भाई और छोटा फैटी सितु बुफान से लड़ रहे हैं। अर्जुन ने अभी अभी शादी के निमंत्रण पूरे किए थे कि उसने एक को घबराहट में अंदर आते देखा। लड़ाई हो गई। किसका ऊपरी हाथ है? अर्जुन ने महसूस किया कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि दोनों सितु बुफान को नहीं हरा सकते थे, लेकिन वे उससे बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं थे। युवाओं के लिए समय समय पर लड़ाई होना बुरा नहीं था। मुझे नहीं पता, उन सभी के चेहरे पर निशान थे। अर्जुन को शांत देखकर वह अजीब तरह से शांत हो गई। खरीदारी कैसी चल रही है? अर्जुन ने आडंबर के साथ पूछा। हम सुबह ही इसे पूरा कर चुके थे। यानफेई भाभी भी 100 कोस नगर में हैं, इसलिए हम साथ गए। भाभी बहुत सुंदर हैं। अर्जुन भैया, तुम्हारी भविष्य की पत्नी भी बहुत सुंदर होगी, है ना? वह मुस्कुराकर बोली। तुम पहले से ही उसे यानफेई भाभी बुला रहे हो। तुम लोग बहुत करीब लग रहे हो। अर्जुन मुस्मुसाया। उसने छोटी लड़की की बातों को सीधे ही नजरअंदाज कर दिया। अगर वह जवाब देने लगता तो इसका कोई अंत नहीं होता।
उसे उस स्त्री की उपस्थिति याद आई जिससे धर्मपाल शादी करने वाला था, सुंदर चेहरा और आकर्षक शरीर। उसने अनुमान लगाया कि भाई धर्मपाल को हर रात अच्छा समय मिलेगा। उसे भाई धर्मपाल से पूछना होगा कि यह कैसा लगता है। ठीक है, अगर वे लड़ना चाहते हैं तो उन्हें लड़ने दो, सब ठीक हो जाएगा। ये शादी के निमंत्रण लो, विश्राम कक्ष के निमंत्रणों के साथ, और अन्य दोस्तों को ढूंढकर इन्हें पहुंचाओ। ओह हाँ, भाई धर्मपाल कहाँ है? अर्जुन ने अपने द्वारा लिखे गए कुछ शादी के निमंत्रण उसे दे दिए। भाई धर्मपाल इन दिनों भाभी के साथ ही रहते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं करना है, बस उस दिन का इंतजार करना है जब भाभी उनसे शादी करेंगी। वह छोटी लड़की हंस पड़ी और यह कहकर निमंत्रण लेकर चली गई। अर्जुन जानता था कि जब शादी की बात आती है तो कई मामले होते हैं जिन्हें बड़ों द्वारा संभालना बेहतर होता है। बेशक अगर वह अपनी क्षमताओं को एक जन्मजात खेतीकार शियानशन कल्टिवेटर के रूप में घोषित करता तो उसका दर्जा और भी उपयुक्त होता। हालांकि दिन में बहुत व्यस्तता थी, लेकिन अर्जुन के पास अभी भी खेती करने के लिए पर्याप्त समय था, विशेष रूप से रसायन विद्या का अभ्यास करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 ड्रैगन पैलेट का नुस्खा जल्द ही सुलभ होने वाला था। यह उसके बाद था जब अर्जुन ने कुछ समय के लिए आराम किया था। उसकी योजना पहले सभी नुस्खों को सुलभ बनाने की थी, इससे पहले कि वह जड़ी बूटियां खोजने बाहर जाए। उसे पाक कला के लिए आवश्यक सामग्री खोजनी और खरीदनी होगी, और औषधीय व्यंजनों के लिए जड़ी बूटियां। उसे उनके बीज भी खोजने होंगे, या भविष्य में बैंगनी जैद अमर क्षेत्र रेल्म ऑफ द वायलेट जेड इमॉर्टल में उन्हें प्रत्यारोपित करने के तरीके, ताकि उसे परेशानी से बचा जा सके। समय बहुत तेजी से बीता, पता ही नहीं चला, और धर्मपाल की शादी में अब केवल 3 दिन बाकी रह गए थे। 125 शादी के भोज में अखाड़ा 2। समय बहुत तेजी से बीता, पता ही नहीं चला, और धर्मपाल की शादी में अब केवल 3 दिन बाकी रह गए थे। सुहाग कमरे की सजावट पहले ही पूरी हो चुकी थी। फैंग कुल की सौकोस नगर में भी दुकानें थीं। जब उसने पहली बार शर्मा कुल की दवाई की दुकान और फैंग कुल की ट्रेडिंग स्टोर के बारे में सुना था तो उसने उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर कल्पना की थी। सौकोस नगर आने के बाद ही उसे पता चला कि उनके आकार की ट्रेडिंग स्टोर और दवाई की दुकानें सामान्य दुकानों से थोड़ी बड़ी मानी जा सकती हैं। उस दिन दादा और चाचा सभी सौकोस नगर पहुंच गए। आखिरकार उनके लिए यह एक बहुत बड़ा मामला था। चाचा शुरू में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन दादा ने उन्हें किसी तरह मना लिया। इसमें उन्हें केवल कुछ दिन लगते। दादा, आप सच में आराम से बैठकर जीवन का आनंद लेना जानते हैं। बस एक शब्द और सारा काम मुझ पर डाल दिया। अगर आप चाहते थे तो इस काम को चाचा और बाकियों को सौंप देना चाहिए था। दादा को देखकर अर्जुन मुस्कुराया। चाचा और अन्य भी मुस्कुराए और अर्जुन को देखा। वह दोस्ताना मुस्कान देखकर अर्जुन को बहुत खुशी हुई। थकान होने पर भी यह सार्थक था। हाँ, इस बूढ़े को अभी भी लोगों को जांचने में महारत हासिल है। शर्मा कुल में सबसे अच्छा भविष्य तुम्हारा ही होगा। अर्जुन, हालांकि तुम मेरी बेटी के बच्चे हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने बेटों के बच्चों से अलग नहीं मानता। दादा ने बात करते हुए अपना हाथ बढ़ाया और प्यार से अर्जुन के सिर पर थपथपाया। दादा, चाहे कुछ भी हो, मैं शर्मा कुल का ही एक सदस्य रहूंगा। अर्जुन मुस्कुराया और सीधे सपाट तरीके से बोला। उसकी मुस्कान बहुत शुद्ध थी, और जो इसे देखता वह सहज महसूस करता। इस बार मुझे उस काली मछली का पूरा मजा लेना है। पिछली बार तुम्हारे तीसरे चाचा ने कुछ लाकर दी थी। उसे खाने के बाद वे मछली और मांस जो हम पहले खाते थे वे बेस्वाद लगने लगे। अर्जुन से मिलने के बाद दादा के चेहरे की मुस्कान कभी नहीं बदली। हाँ, दादा जितनी चाहें उतनी खा सकते हैं। अभी तो वहाँ कछुआ भी है जो काली मछली से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। वे दोनों वहाँ तालाब में पाले जा रहे हैं। बाद में हम आपके लिए एक दावत पकाएंगे ताकि आप खूब खा पीकर आनंद ले सकें। अर्जुन और साथी पानी के पास खुशी खुशी बातें करते रहे और तालाब देखने के बाद विश्राम कक्ष में चले गए। विश्राम कक्ष में शर्मा कुल के सभी लोग एकत्रित हो गए थे। संख्या में वे बमुश्किल पर्याप्त थे और उनकी क्षमताएं भी कुछ खास नहीं थीं। उनमें कोई भी जन्मजात खेतीकार शियानशन कल्टिवेटर नहीं था। बेशक अर्जुन इसका अपवाद था। उस दिन चाचा, अर्जुन और एक और सदस्य फैंग कुल की ट्रेडिंग स्टोर पर दुल्हन लेने जाएंगे। अन्य चाचा और भाई घर पर मेहमानों का मनोरंजन करेंगे। जब सभी वापस आ जाएं, तो चाचा अखाड़े की जिम्मेदारी लेंगे। अर्जुन, तुम भी, दादा ने अपनी बाहें सहलाते हुए कहा। दादा ने कई अन्य निर्देश दिए जो सभी परंपराओं जैसी छोटी मोटी बातें थीं जो बहुत महत्वपूर्ण थीं। तभी अर्जुन को एहसास हुआ कि शादी कितनी परेशानी भरी प्रक्रिया होती है। तुम लोग आपस में चर्चा करो कि शादी के रथ के रूप में किसका उपयोग करना है। मैं कुछ पुराने दोस्तों से मिलने चलता हूँ। दादा ने अपनी बात पूरी की और बाहर निकल गए। बाकी लोग उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गए। अंत में चर्चा के बाद ये तय हुआ कि हम एक सामान्य घोड़े की गाड़ी का उपयोग करेंगे, लेकिन सजावट यथासंभव भव्य और शानदार होनी चाहिए। शादी का भोज शर्मा कुल की दवाई की दुकान पर आयोजित किया जाएगा।
आखिरकार वहां जगह काफी चौड़ी थी और अखाड़ा शर्मा कुल की दवाई की दुकान के अंदर ही बनाया गया था। ये प्रथा थी कि अखाड़ा भोज से बहुत दूर नहीं होना चाहिए। 2 दिन बाद उन्होंने उस रास्ते की पुष्टि की जिससे वे जाने वाले थे। उन्हें जिस रास्ते से जाना था वह एक गोलाकार मार्ग होना था, बिना उसी रास्ते को दोबारा पार किए, और न ही वे उसी रास्ते से वापस आ सकते थे। इसका मतलब था कि नवविवाहित जोड़े का जीवन पूर्ण होगा जो केवल आगे की ओर देखता है। शर्मा कुल की दवाई की दुकान में अर्जुन, धर्मपाल और अन्य भाई शर्मा कुल की तीनों पीढ़ियों के लगभग सभी लोग आज रात शराब पीने के लिए मौजूद थे। अगले दिन बड़ा कार्यक्रम था, इसलिए उन्होंने एक जीवंत समारोह मनाने का फैसला किया। धर्मपाल भैया, क्या तुम खुश हो? एक भाई ने मुस्कुराकर पूछा। मैं खुश हूँ। भविष्य में तुम्हारे भाई के पास बिस्तर गर्म करने वाली कोई होगा। धर्मपाल का बड़ा शरीर और उसकी सीधी सपाट हंसी देखकर लोगों को हंसी आ गई। ऐ भगवान, कृपा करके मुझे भी एक सुंदर पत्नी प्रदान करना। मैं भी शादी करना चाहता हूँ, एक भाई ने नाटकीय ढंग से पुकारा। उसकी प्रार्थना से एक झमेला हंसी छिड़ गई। अर्जुन ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, असल में अगर तुम हमेशा सुंदरता ढूंढने के बारे में न सोचो तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे चारों ओर इतनी सारी सुंदरियां हैं कि तुम चुनने में परेशान हो जाओगे। तुम सोचते हो सब तुम्हारे जैसे हैं, अनजाने में कितनी सारी सुंदरियों से घिरे होना क्या होता है। तुम्हारे पास पहले से ही एक ऐसी स्त्री है जो परी जैसी सुंदर है। और संभवतः अंधेरे में भी एक। इसके अलावा तुमने एक सुंदरता को एक घर में भी छिपाया है। तुम वही हो जिसे आमतौर पर भरा पेट वाला आदमी भूखे की पीड़ा नहीं समझता कहते हैं। उसने दुख के साथ कहा। खांस खांस। अर्जुन अपना बचाव करना चाहता था लेकिन अंत में सिर्फ 2 बार खांसा, जिससे बाकी सभी हंस पड़े। अर्जुन भाई, मैंने सुना है कि वह परी एक जन्मजात खेतीकार शियानशन कल्टिवेटर है। तुम हमें जन्मजात सुंदरियों को पाने के कुछ गुप्त तरीके बताओगे? अगर मैं भी अपने लिए 3 जन्मजात सुंदरियां पालूं, तसक तसक, फिर मैं किससे डरूंगा? रात को मैं अतीन्द्रिय आनंद में डूब जाऊंगा और दिन में वे मेरी अंगरक्षक होंगी। मेरा जीवन आजाद और आरामदायक होगा। एक अन्य भाई के शब्दों ने अर्जुन को बेज़बान कर दिया। ये लड़का बहुत परिपक्व था, सोचो कि उसकी इतनी बड़ी भूख थी। वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, भाई सिर्फ 3 स्त्रियां क्यों, और न 1 या 2 या उससे ज्यादा? स्त्रियों का महत्व उनकी गुणवत्ता में है, मात्रा में नहीं। उदाहरण के लिए अर्जुन भाई, तुम्हारे लिए परी जैसी सुंदरता होना ही पर्याप्त है। अगर ऐसा है तो तुम्हें 3 की जरूरत क्यों है? अर्जुन ने हैरान होकर पूछा। दूसरे भी हैरान थे। आखिर उसके शब्द आपस में विरोधाभासी लग रहे थे। मैंने मूल रूप से एक को ही ढूंढने के बारे में सोचा था, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शीर्ष गुणवत्ता वाली महिलाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल है। जितनी शक्तिशाली स्त्री होगी उतनी ही अधिक उसकी अपेक्षाएं होंगी। चूंकि ऐसा है तो मैं गुणवत्ता के बजाय मात्रा चुनूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा होने पर मैं थकावट से मर जाऊंगा। इसलिए 3 दिन सोचने के बाद मैंने 3 शादी करने का फैसला किया। उसने बहुत गंभीरता से कहा। अर्जुन दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह भाई, जो हमेशा भोला भाला दिखता था, उसमें मजाकिया और व्यभिचारी पक्ष भी था। माहौल पहले से कहीं ज्यादा जीवंत हो गया। अनजाने में अर्जुन तब तक शराब पीता रहा जब तक कि बैंगनी जैदमर्ग क्षेत्र में जाने का समय नहीं आ गया। बाकी लोग भी अपना पेट भर चुके थे, इसलिए उनमें से हर एक ने अंतिम प्याला शराब का लिया और अपने अपने कमरों में वापस चले गए। अगले दिन शर्मा कुल के सभी सदस्य बहुत जल्दी उठ गए। रथ तैयार थे, पटाखे और आतिशबाजी भी। वहां स्क्रॉल और ऐसी चीजें भी लटकी हुई थीं। चाचा ने धर्मपाल, अर्जुन और उनकी कंपनी का नेतृत्व किया। भव्य रूप से सजे रथों की एक पंक्ति थी, मानो वे एक ड्रैगन हो, और वे धीरे धीरे फैंकुल की ट्रेडिंग स्टोर की दिशा में चल पड़े। दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी और वे 1 घंटे के भीतर वहां पहुंच गए। इसके बाद धर्मपाल ने दुल्हन को रथ पर बिठाया। दृश्य बहुत जीवंत था। फिर वे शर्मा कुल की दवाई की दुकान के लिए वापस रवाना हुए, जो रास्ता थोड़ा लंबा था क्योंकि उन्हें एक लूप में यात्रा करने की आवश्यकता थी। जब वे शर्मा कुल की दवाई की दुकान पर पहुंचे तो दिन के समय था। कई मेहमान धीरे धीरे पहुंचने लगे। फिर भी शिष्टाचार दिखाना आवश्यक था। इसके अलावा शर्मा कुल का दर्जा बहुत रहस्यमय था। पिछली बार दिव्य नदी शहर के गोंग्यान कुल के साथ हुई घटना के बाद शर्मा कुल का दर्जा बहुत रहस्यमय हो गया था। दादा और चाचा ने पहले फैंग कुल को शुभकामनाएं दी और अर्जुन ने एक बार फिर उस परिपक्व महिला फैंग वुक्सी से मुलाकात की। वह नहीं बदली थी। उसका मनमोहक चेहरा उसकी उम्र का कोई निशान नहीं दिखाता था, केवल अनंत आकर्षण। सौकोस नगर की सभी उच्च वर्ग की महिलाएं उसकी तुलना में कुछ नहीं थीं। वह वहां खड़ी थी, एक शांत आभा का उत्सर्जन कर रही थी। यह असाधारण आभा नहीं थी, बल्कि शांति की थी। उसका पूर्ण शरीर एक ऐसी आभा रखता था जो यौवन के ठीक विपरीत थी। यह एक परिपक्व एहसास था। वह एक सुसज्जित महिला थी, एक स्त्री जो सुंदर और आकर्षक थी, एक असली स्त्री।
अर्जुन को देखकर उसने एक मनमोहक मुस्कान दी, जिससे उसका दिल सुन्न हो गया और वह गुप्त रूप से उस आदमी से ईर्ष्या करने लगा जो रात को उसे अपनी बाहों में समा सकता था और जो चाहे कर सकता था। वह उस तरह की अद्भुत सुंदरता नहीं थी जिसके लिए कोई देश या शहर छोड़ दे। हालांकि वह ऐसी महिला थी जिसकी बाहों में मरने को कोई तैयार रहे। अर्जुन ने फैंग वुक्सी की ओर मुस्मुसाते हुए कहा, नमस्ते वुक्सी चाची। फैंग वुक्सी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम बड़े हो गए हो और ज्यादा परिपक्व हो गए हो। अर्जुन दंग रह गया। उसने सोचा, वह मुझे लुभा रही है, मुझे संकेत दे रही है। जब वह विनम्रता से जवाब देने ही वाला था, तभी उसकी नजर अखाड़े में दृश्य पर पड़ी। एक भाई, जो इस पूरे समय अखाड़े में था, अपने पहले प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा था।